नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है। आज इनकाउंटर विद अरुण कौशिक में हम जिस शख्स से मुलाकात कराएंगे, ये मुंबई के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इसके अलावा समाज सेवा में वो योगदान दे रहे हैं जो सबको नसीब नहीं होता, या यूं कहें कि कोई ऐसा योगदान सोसाइटी को देना ही नहीं चाहता। इकबाल ममदानी इनका नाम है और ये लावारिस लाशों के वारिस हैं। जो लाशें लावारिस जाती हैं, लाशों की जो बेकदरी होती है, ये उसी धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करते हैं, दफन करते हैं। इंसानियत इनके लिए सबसे अहम है। हमारे साथ इकबाल हैं। इकबाल जी, स्वागत है आपका। अच्छा, इकबाल जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। संजय, थोड़ा क्लोज आइए आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक पत्रकार, हार्डकोर पत्रकार से आप इस लाइन में कैसे आ गए? लावारिस लाशों के वारिस, ये जो समाज सेवा का जज्बा आप में आया, ये कैसे आया, ये जुनून? अरुण, देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि पत्रकार समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए हम पत्रकार बनते हैं, कि समाज की जो बुराइयां है उसको उजागर करे, दुनिया के सामने उसे लाई जाए और ला करके लोगों की भलाई का काम किया जाए। इसी के साथ ये जो काम हम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो है कोविड पीरियड में जब हुई, तब देश भर के अंदर कोविड के अंदर टोटली बंद का ऐलान किया गया था। हालात ये थी कि हर किसी को बाहर निकलने की इजाजत थी। उस दौरान हम पत्रकार लोग थे जिन्हें आसानी से बाहर आने जाने की परमिशन हुआ करती। तब हमने ये हालात देखे कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को लेने नहीं आता है, न देखने आने को तैयार है। हमने उस वक्त देखा कि मलाड़ के अंदर ही, इस इलाके के अंदर एक डेथ हुई थी मुस्लिम परिवार के अंदर एक व्यक्ति की, जिसके बाद गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसे जलाया गया था, जिसको लेकर के बहुत बड़ा विरोध समाज में हुआ, मुस्लिम समाज में। और सरकार जो है उस मामले में उसने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो जीआर उसने रिवर्स किया और ये परमिशन दी गई कि इसे बरियल किया जाए मुस्लिम को, क्योंकि ये बताया गया था कि दुनिया के अंदर कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर बरियल किया जाता है। जो क्रिमेशन का है वो इंडिया में कुछ हिस्सा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इस तरह का है, तो उसको बरियल के अंदर जब वहाँ कोई खतरा नहीं है तो यहाँ कैसे खतरा हो सकता है? इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बरियल की परमिशन दी गई। लेकिन सवाल ये था कि कब्रिस्तान तो अलॉट किए गए थे, लेकिन दफन करने आएगा कौन? कौन से लोग आगे बढ़ेंगे? परिवार आने को तैयार नहीं था। तो कुछ दोस्तों के अंदर इस तरह की बातें हुई और हमने जाकर के ये काम शुरू किया। शुरुआत के अंदर मुंबई के एक प्रमुख कब्रिस्तान के लोगों के साथ मिलकर के हमने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ वजहों से हमारी समझ में आई कि हालात ठीक नहीं है, तो हमने हमारी टीम को अलग करके काम शुरू किया। कोविड काल के अंदर जब पहले हमने मुस्लिम बॉडीज का काम शुरू किया, तब हालात ऐसे थे कि जिस अस्पताल में हम जाते हैं किसी परिवार के सदस्य या किसी के साथ में, तो हालात ये होते थे कि एम्बुलेंसेस की कमी के चलते कई कई घंटे हमें इंतजार करना पड़ता था एक बॉडी के लिए। उसकी वजह ये थी कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी वो पूरी तरीके से बंद थी, और उसके बाद के अंदर जो सरकार के पास कुछ एम्बुलेंसेस थी वो शमशान या कब्रिस्तान जाती थी, वहाँ समय लगता था। उसकी वजह ये थी कि कोविड पीरियड में जो ट्रेडिशनल तरीके से हम अंतिम संस्कार करते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और जो इलेक्ट्रिक और गैस चैम्बर्स होते हैं उसी के अंदर परमिशन दी गई थी, उसके अंदर भी सिलेक्टेड शमशान को दिया गया था। तो इस वजह से हर जगह से मुंबई में जब बॉडीज आती थी तो वहाँ एक काफ़ी वक्त लगता था, क्योंकि एक बॉडी को अंतिम संस्कार होने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय इसलिए लगता है क्योंकि बॉडी की क्लीनिसिस के बाद के अंदर उसकी सफाई होती है और दूसरे बॉडीज को अंदर डाला जाता है। और एक मशीन से पूरे दिन के अंदर 8 बॉडी ही लेने की परमिशन थी। तो जहाँ जहाँ 2 मशीन थी, डे नाइट करके 16 या ज़्यादा हम प्रेशर करते तो 18 बॉडीज जो है वो लेते थे। या उसकी वजह ये थी कि अगर मशीन चलता रहेगा तो खराब होने का भी खतरा था। तो इस वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एम्बुलेंसेस की थी, कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। तो हमने ये एक आइडिया ली कि क्यों ना हम रेंट पे कुछ एम्बुलेंसेस हायर करें। लेकिन एम्बुलेंसेस जो चलाने वाले लोग थे उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि कोविड पीरियड में हम हमारी एम्बुलेंसेस रेंट पे देने को भी तैयार नहीं है, आने की बात तो छोड़ दीजिए, वो देने को भी तैयार नहीं थे। तब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि कई ऐसे हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने एम्बुलेंसेस खरीदी थी लेकिन उन्होंने चलाई नहीं, वो डंप हो गई है। तो हमने मुंबई पुलिस के कुछ लोगों से बातचीत की और जो डम एम्बुलेंसेस जिनके पास थी उनसे मशवरा किया और उनसे राब्ता करके हमने उनकी एम्बुलेंसेस जो है वो टो करा करके हमने मैकेनिक तक पहुंचाई। जो सामान की कमी थी वो मुंबई पुलिस के मदद से लगातार खुलवा करके दुकानों से हमने सामान निकलवाया। इस तरीके से हमने कुल 8 एम्बुलेंसेज उस वक्त तैयार की गई थी, जिसके अंदर से 5 कंडीशंस तो ऐसी थी जो बिल्कुल नॉन वर्किंग थी। 3 ऐसी थी जो कंडीशन वर्किंग के अंदर थी, जिसके अंदर मिलत नगर है, एक वर्ली की थी और एक बैंड्रा कुरेशी
लोगों की थी। इस तरह की 3 जो वो एम्बुलेंसेज थी वो हमको उन्होंने दी थी। इस तरीके से हमने इनको टीम बना करके जो पेशेंट्स थे उनके लिए एम्बुलेंसेज अलग रखी और जो बॉडीज़ थी उनके लिए अलग अलग रखी। इस तरीके से हमने सारा काम करना शुरू किया। उस दौर के अंदर हमने जो पेशेंट्स हुआ करते थे वो हर जगह से जहाँ से कॉल हमको आता था हम पेशेंट्स को अस्पताल तक या कोविड सेंटर तक छोड़ा करते थे। बॉडीज़ को लेकर के पूरे मुंबई के अंदर हमने ये काम शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारी समझ में आया कि कोविड पीरियड में जो काम हमने चर्चगेट से लेकर पालघर तक और CST से लेकर कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई तलोजा तक जो हमने शुरू किया है, शुरुआत में तो इसके अंदर कुछ लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी 200 लोगों की टीम जो है वो तैयार हो गई, मुस्लिम लड़कों की, जिन्होंने इस तरीके के काम को अंजाम देना शुरू किया। डे नाइट वो काम किया करते थे। एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो लगातार सेवा में लगे रहते थे। इस तरीके से ये काम जब शुरू हुआ तो कोविड काल के अंदर हमने पहले मुस्लिम बॉडी थी, लेकिन जब हमने देखा कि कई ऐसी बॉडी है जिसको क्लीन करने वाला कोई नहीं है, तो हमने अस्पताल के लोगों से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बॉडीज आप ले जाते हो, लेकिन जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी बॉडीज क्लीन करने के लिए लोग डर रहे हैं। तो फिर हमने और हमारी टीम ने कोशिश की क्यों ना हम उनका अंतिम संस्कार करें। तो इस तरीके से ये काम शुरू हुआ। लेकिन हमारी उन सभी चीज़ों को लेकर एक चर्च थी कि ये हमारे देश पे महामारी का आतंक फैला हुआ है, हमारे शहर पे एक आतंक फैला हुआ है, और अगर ये बॉडीज पड़ी रही तो उसकी जो महामारी फैलेगी वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने काम तो शुरू करने की बात की थी, लेकिन ये हमको भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई विरोध करे, जिसको लेकर के हमने अस्पताल से कहा कि इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम अंतिम संस्कार करेंगे। जब डॉक्टर ने हमको एश्योर किया कि हम गारंटी देते हैं कि इस तरह की कोई बात आएगी तो हम आपके साथ हैं। साथ ही मुंबई पुलिस के भी कई लोगों ने कहा कि नहीं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इस तरह की कोई भी चुनौती है या कोई भी चीज़ आएगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। फिर ये मुस्लिम बॉडीज़ के साथ में हमने हिंदू बॉडीज़ का भी काम शुरू किया। पुलिस की मदद से जो फैमिली होती थी उनसे हम लोग आधार कार्ड, उनकी परमिशन मंगा करके शमशान तक पहुंचते थे। जब पहली बार मुझे याद है कि हम शमशान के अंदर पहुंचे और नया नया GR जो है वो रिवाइज हुआ था, तब शमशान के लोग भी डर गए। उन्होंने सोचा कि सारे मुस्लिम लड़के हैं, हो सकता है ये मुस्लिम बॉडी लेके आए। तो उन्होंने हमको समझाया कि भाई साहब ऐसा है कि आप मुस्लिम बॉडी आप दफन कर सकते हैं। तब हमने उनको समझाया कि मुस्लिम बॉडी नहीं है सर, ये हिंदू बॉडी है, अब आप हमको ये बताइए कि इसका अंतिम संस्कार करना कैसा है। उस तरीके से जब मशीन में हम रखने के लिए उससे पहले कई दोस्तों से भी हमने संपर्क किया, वीडियो कॉल किया, उनसे पूछा कि हिंदू बॉडीज़ के अंतिम संस्कार का क्या तरीका होता है। तो सारी जो तरीके हैं उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से गंगा जल डालना है। अब चुनौती ये थी कि गंगा जल, तुलसी, ये सारी चीज़ें कहाँ है अरेंज की जाए। चलिए तुलसी तो कई जगह पर शमशान में उसमें हमको अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन एक गंगा जल, कुछ चंदन की लकड़ियाँ, फिर कुछ फूल, इस तरह की जो चुनौतियाँ थी वो करके हमने पहले ये काम शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब हमने देखा, फिर सरकार के अंदर भी टीम में हमारी बातचीत की, तो जो सस्पेक्ट कोविड हुआ करता था उसको ट्रेडिशनल पे जलाने की अनुमति दी गई। लेकिन वक्त के साथ सारे ही लोग मैच्योर हो जाते हैं। हमारी टीम के साथ जनता भी जो है वो समझ गई कि अगर ये काम करने वाले अगर मरे नहीं हैं कोविड से तो हो सकता है हम भी जीवित रहेंगे। इस तरीके से परिवार फिर इस हादसों के अंदर अपने परिवार के लोगों के साथ आना शुरू हुआ। हमने उस दौरान तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का हमारी टीम ने अंतिम संस्कार कराया, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी कास्ट का हो। हमने वो नहीं देखा। हमारे लिए सबसे जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि ये जो मुसीबत है ये हमारे शहर पे, हमारे मुल्क पे है, क्यों ना हम सारे मिल करके इसको एक साथ उठाएं और बाहर निकालें ताकि इससे बाहर निकलें। और वाकई में आप यकीन करिए कि उनका इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा समर्थन रहा लोगों का कि पूछने की बात नहीं। सोशल साइट्स पे जो लोगों ने काम देखा, शुरुआत में हम नहीं आते थे, लेकिन जो भी हमको दूर से देखते थे वो हमारा वीडियो निकाल करके अपने सोशल साइट्स पे डालते थे। तो सोशल साइट पे तो हम हीरो बनते गए थे। लेकिन जो चुनौती थी कि जब कोई पेशेंट्स मिलता कि क्या किसी को कोविड हो गया या पता लगता कोविड से डेथ हो गई, हम किसी सोसाइटी में जाते तो वहाँ लगता कि अरे बाप रे बाप, कहाँ ये पूरी मनुष्यों की टीम आ गई है, चाहिए कि जल्द से जल्द ये बाहर निकले। लेकिन वक्त में हर घाव का मरहम होता है। धीरे धीरे करके ये सारी ही चीज़ें खत्म हुई और ये समझिए कि आज कोविड से मुक्ति हो गई। लोगों में जो भय था वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। उसी दौरान हमने एक चीज़ देखी कि अस्पताल में कई ऐसी बॉडीज़ है, क्योंकि कोविड बॉडीज़ जो है वो प्लास्टिक बैग में पैक होती थी, लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी पड़ी होती। तो हमने पूछा ये किसकी बॉडी है। तब हमको अस्पताल के लोगों ने बताया कि कोविड से पहले ये जो लावारिस बॉडीज़ होती हैं, जो मुंबई पुलिस इसका अंतिम संस्कार कराती है, लेकिन उसमें वक्त इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टीम नहीं है, और वो टीम जो है न होने के चलते उन्हें अलग अलग जगह से हर बार किसी अलग अलग लोगों को लाना पड़ता है। तो वो एक चुनौती भरा काम होता है। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना इस काम को हम शुरू करें और आगे बढ़ाएं इसको। इस तरीके से ये काम की शुरुआत हुई।
उसके बाद हमारी टीम ने लगातार मुंबई ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल साहब से बात की और उन्होंने ऑफिशियली एक लेटर दिया हमें कि मुंबई पुलिस जो है वो हमारा सहयोग ले सकती है, उनका जवान जो है वो बॉडी क्लेम करने जाएगा और अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा, जब तक उसकी ड्यूटी है वो खड़े रहे। तो हमारी टीम जो है इस तरीके से हमने ये काम शुरू किया। हमारा काम जो है वो अस्पताल से बॉडीज को चेक करना कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कई बार लिखा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अननोन होता है, तब उस हालात में हम देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। इस तरीके से हमारी टीम जो है उसको लेने के बाद में एम्बुलेंसेस के अंदर डालती है। एम्बुलेंसेस से फिर वो शमशान कब्रस्तान जहाँ ले जाना होता है उस तरीके से जिस रीति रिवाज के तहत जिस रीजन का इंसान है उस हिसाब से हम उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब तक मैं आपको बता दूं कुल कोविड पीरियड से लेके अभी तक पिछले नवंबर के अंदर हमारी टीम ने तकरीबन 5,000 से ज्यादा बॉडीज का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5,000 परिवार जो हमारे साथ जुड़ा है, एक उस परिवार के साथ जो लाखों का परिवार है, यानी कि मुंबई पुलिस के पास एक लाखों का परिवार है, उसके साथ हमारे जो टीम है उन्होंने मिल करके तकरीबन 5,000 बॉडीज का अंतिम संस्कार करवाया है। और अभी मुंबई के छोटे से छोटे लेवल से मैं बात करूं या टॉप लेवल के अंदर पुलिस के हर बड़े अधिकारी का हमको सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ आज ये हो गया है कि हमारी टीम को लोग पहचाननी शुरू कर दी है। लगातार मुंबई पुलिस के कॉल्स आते हैं। मंथली अगर हम बात करें तो 100 to 125 डेड बॉडीज जो है उसका अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाज से हम काम करते हैं। लगातार पुलिस जो है वो पहले ये कोशिश करती है कि जो मृतक है उनके परिवार तक पहुंचा जाए, लेकिन एक बहुत बड़े प्रयास के बाद जब उनको लगता है कि हमने 15 दिन, महीना, 2 महीना मेहनत की, अब नहीं मिलता है, तब मुंबई पुलिस और हम एक परिवार मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और उस परिवार के सदस्य की तरह हम जो रीति रिवाज जो होता है उस तरीके से काम को अंजाम दिया जाता है। आज भी हमारे पास जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़के हैं और हमने जो हिंदू बॉडीज के लिए अग्नि वगैरह देने के लिए हमारी टीम में कुछ ऐसे हिंदू लड़के रखे हैं जिनका काम जो है सिर्फ जो रीति रिवाज धार्मिक दृष्टि से होता है उस तरीके से उस प्रोसीजर को पूरी तरीके से करके उसको अग्नि संस्कार देना है। उसके बाद जो उसकी अस्थियां निकलती है उसके लिए भी हमने कुछ लोगों को रखा है जो विधि होती है वो विधि पूरी करने के लिए। इस तरीके से ये काम चल रहा है और उम्मीद है ईश्वर ने चाहा तो ये काम और आगे बढ़ता जाएगा, परिवार और बड़ा होता जाएगा, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको देखें, आप बता दें कि इस टाइप के जो लोग हैं जो इस टाइप की समाज सेवा करते हैं, जो लावारिस लाशों के वारिस हैं, ये आपको हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में या राज्यों में जरूर मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जैसे इन्होंने कहा कि कम से कम 5,000 लाशों को ये उनके अंतिम जो क्रिया है वहाँ तक उसको पहुँचा चुके हैं। अच्छा इकबाल भाई, जो आम जनता ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली लोगों को आपको कैसे पता लगता है कि लावारिस लाश आपके पास है या यहाँ एक लाश की बेकदरी हो रही है उसे आप लेके जाइए, तो ये कैसे मैनेज होता है? देखिए, जहाँ तक लाश की बेकदरी की बात है, मैं नहीं कहूँगा लाश की बेकदरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शुरुआत के अंदर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल साहब ने लेटर दिया, जिसके बाद रेलवे से भी हमारा संपर्क हुआ। रेलवे के कमिश्नर उस वक्त कैसर खालिद साहब, उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखकर हम पे विश्वास जताया और इस तरीके से इस काम की शुरुआत हुई। अभी अगर हम बात करें फिलहाल की तो रेलवे कमिश्नर खुद रविंद्र शिष्य साहब है, ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी जी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर फंसलकर साहब है, फंसलकर, इन सभी से हमारी जो बातचीत होती है वो सारे ही लोग इस कार्य को लेकर के काफी खुश है। और अक्सर जब भी मुलाकात होती है तो वो इस कार्य को लेकर कहते हैं कि वाकई में जो पत्रकारिता में आपने काम किया उससे बड़ा काम फिलहाल आपकी टीम कर रही है, तो उसकी शुभकामनाएं आपको और हमारे लायक को। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो पुलिस की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आती है जी, उसके तरफ से काम बिल्कुल करता है, पुलिस की तरफ से ही हमको ये सारी जानकारियां मिलती है। दूसरा, जिस तरीके से हम अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल की भी टीम पहचानना शुरू करती है, तो उनके पास भी जो लिस्ट होती है उनको लगता है कि ये वक्त ज्यादा हो चुका है, तो उस तरह की लिस्ट हमको वो पुलिस स्टेशन फाइल भेजते हैं। फिर उसके बाद हम सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हो, एसीपी हो, डीसीपी हो। इस तरीके से हमारी टीम ने मैसेज सिस्टम भी शुरू किया है कि जो बॉडीज होता है उनका एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के साथ में उनको भेजा जाता है कि सर ये बॉडीज है, इसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराए, क्योंकि जगह की कमी होती है। मुंबई जैसे शहर के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि हमारे पास मॉर्चरीज जो है वो कम है, संख्या यहाँ की ज्यादा है और लावारिस यानी कि मौतें हर महीने तकरीबन 100, 150, 200 लोग उनकी डेथ होती है। उसकी वजह क्या है कि कई लोग बाहर राज्यों से कमाने आते हैं, कुछ मांगने वाले होते हैं, कुछ कहीं बाहर से घूमने आने वाले होते हैं और अचानक उनकी डेथ हो जाती है। उसी के साथ में रेलवे के अंदर कई बार क्या होता है कि हम घर से निकले हैं
पर्स वगैरह हमारे पास नहीं है, मोबाइल नहीं है, या मोबाइल एक्सीडेंट्स के अंदर कहीं ठोका है, मोबाइल कहीं दूर चले गया, हमको समझ नहीं आता। तो इस हालात के अंदर क्या होता है, परिवार ये समझता है कि बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है और वो ढूंढने से पता नहीं लगता है। तो पुलिस के लिए भी चुनौती होती है कि कुछ न होने के चलते किस तरीके से खोजा जाए। लेकिन पुलिस जिस तरीके से सारे उनके तरीके हैं पेपर्स में देना, ये देना, वो सारी ही चीज़ें मिसिंग्स वगैरह के अंदर देखा कि भाई मिसिंग के अंदर जो लोग हैं उसमें से तो कोई ये लोग नहीं। इस तरह की सभी जानकारियां हासिल करने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं वाकई में इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तब वो हमें संपर्क करते हैं और उनकी जो टीम है पुलिस की वो हमारे साथ में भेजी जाती है और हमारी टीम जो है वो दोनों के सहयोग से ये अंतिम संस्कार को पूरा मान सम्मान के साथ किया जाता है। इस तरीके से हर महीने तकरीबन 100 से 125 बॉडीज जो है उसका अंतिम संस्कार हमारी टीम करा रही है। आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अगर लोगों का साथ और रहा तो हम मुंबई के अलावा थाना, मीरा भाईंदर, इस तरह के इलाकों के अंदर भी इस तरह की सुविधा को शुरू करेंगे, ताकि जो दुनिया से चले गए हैं उसे आखिरी सम्मान भी दिया जाए। साथ ही साथ एक समाज के अंदर एक बेहतर मैसेज पुलिस और हमारा मिलकर के लोगों को दिया जाए, ताकि जनता जो है हमारी तरह इस तरह के काम में आगे बढ़े और सहयोग करे। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज़ बताइए, देखिए जब आप बॉडी क्लीन करने जाते हैं, जब बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसे विधि विधान के साथ में उन्हें अपने पूर्णता तक पहुँचाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि खर्चे बहुत आते हैं। तो एक बॉडी पे अमूमन कितना खर्चा आ जाता होगा, और ये जो खर्चे की बात है तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? अब जिस तरह से आपने बताया कि जो आप खर्चा अपने पॉकेट से करते हैं, तो मतलब एक दिन में कितनी बॉडी आती होंगी और एक बॉडी पे कितना खर्चा आता है, तो मैनेज कैसे करते हैं ये सब? देखिए ये समझ लीजिए कि फिलहाल हमारे पास 2 हमारी अपनी एम्बुलेंसेस है, एक हमारे और एक मित्र है, उनकी टोटल 3 एम्बुलेंसेस हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ हमारे पास 12 लोगों की टीम जो है ये काम के अंदर है, जिनकी सैलरीज भी जाती है। साथ ही साथ जो बॉडीज के अंदर अगर हम बात करें तो एक हिंदू बॉडी जो आती है उसके अंदर लकड़े सरकार की तरफ से फ्री मिलते हैं। एम्बुलेंस का जो खर्च होता है पूरा दिन भागना करना, साथ ही लकड़े के अंदर लगाने के लिए जो घी, डीजल वगैरह सारी चीज़ें लगती है, क्रिया के काफ़ी सामान वगैरह लगते हैं, वो जो है वो हमारी टीम मैनेज करती है। साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ अपने ऐसे दोस्त जो फैमिली फ्रेंड्स की तरह है जिन्होंने ये काम को शुरू किया था, तो हम आपस के अंदर एक कंट्रीब्यूट करके इस तरह के कलेक्शंस को जमा करते हैं और इस तरीके से काम चला रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए भी चुनौती भरा काम है, ये आसान नहीं है कि हर महीने इतने पैसे निकालना और लगाना। हमारी टीम ने इन सारी चीज़ों के अंदर सोच रही है कि धीरे धीरे करके हम क्राउड फंडिंग की तरफ बढ़े और लोगों से इसकी मदद मांगे, ताकि ये काम जो है लंबा चले और जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है उससे बेहतर तरीके से काम हो। फिलहाल हमारे पास एम्बुलेंस ज़रूर है, लेकिन एम्बुलेंसेस उस कंडीशन में नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में हमारे पास जो एम्बुलेंसेस है वो ठीक है हम चलाते हैं ताकि आसानी हो। आप ये समझिए कि हिंदू बॉडीज़ का खर्च जो होता है वो सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि लकड़े के अंदर जो सरकार की तरफ से मिलते हैं, उसके बाद कफन का हो, अस्पताल के अंदर जो खर्च आता है, शमशान में जो खर्च आता है, चाहे वो घी, उसका वो एक बहुत बड़ा पैसा लगता है। और ये फिगर देना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो लोगों की नज़र में ये आएगा कि हम दिखावा करते हैं। लेकिन जो लोग, ऐसा कोई अछूता नहीं है जिसको ये पता ना हो कि उनके परिवार में डेथ नहीं हुई है और वो कभी शमशान या कब्रिस्तान नहीं गए, कितना खर्च होता है। खर्च एक बड़ी मात्रा में आता है और उस खर्च को लेकर के हमारी टीम ये पूरा प्रयत्न करती है कि कहीं ना कहीं से वो अरेंज करके उन सारी चीज़ों का अंतिम संस्कार जो है वो सम्मान के साथ किया जाए। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जो अमूमन जो जितने व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये काम करते हैं, आपका घर है, जब आपके घर में ये बात पता लगती है कि आप इस टाइप का काम करते हैं, लावारिस लाशों को लेके आते हैं, जो कुछ कटी फटी लाशें होंगी उनको भी लेके आते हैं, उनके बाद उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जो या उन्हें दफन करते हैं, तो जो घर वालों को रिएक्शन हो गया, पड़ोसियों को रिएक्शन हो गया, तो वो कैसा रिएक्शन रहता है? देखिए, शुरुआत में जब कोविड शुरू हुआ था तब मैं परिवार की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन परिवार के अलावा पास पड़ोस जो थे उनका ये डर और भय जरूर था कि पता नहीं क्या मुसीबत ये लोग कर रहे हैं। शुरुआत में तो उनको पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो काफ़ी डरे हुए थे। परिवार हमारा शुरुआती दिन से इन चीज़ों को लेके बैठा हुआ था कि बेटा, इंसान पैदा ही मरने के लिए होता है, तो इंसान को इस बेहतर काम के लिए हमेशा बाहर निकलना चाहिए। मौत का एक वक्त फिक्स है कि वो आनी है तो वो आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो परिवार का ये माइंडसेट था, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। उन्होंने सोचा बेटा, जब ये मुसीबत आई है तो आपको बाहर निकलना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये हमारे संस्कार हमारे माँ बाप द्वारा दिए गए थे। उसी संस्कार को लेकर के उस वक्त भी हमारे परिवार ने हमारा सहयोग दिया, आज भी हमारा परिवार सहयोग दे रहा है। उस वक्त जो सबसे कठिन समय था
उस वक्त हमारा परिवार साथ में खुशी थी इन सारी चीज़ों को, उसने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा। आज की जो बात करें तो आज जिस तरीके से हम ये काम करते हैं तो हमारा परिवार इसलिए गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उनको लगता है कि हम वो काम ईश्वर हमारे परिवार से ले रहा है कि जिनका कोई नहीं, उसका एक परिवार का हिस्सा बनकर के उसकी वो अंतिम यात्रा जो शायद उसके बाद कभी लौट के उसे नहीं आना है, उसके हम भागीदार हैं। तो इसको लेकर के हमारा परिवार काफी खुश है और उनका कहना है कि इस तरह के काम सिर्फ नहीं हमारे परिवार को, लेकिन समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत भी इंसानियत की कदर जानता है या जिसको लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ करना चाहिए, उन सभी परिवार को धीरे धीरे करके आगे आना चाहिए। अगर आगे नहीं भी आते हैं तो उन्हें सहयोग देना चाहिए। तो देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इकबाल ममदानी और उनकी टीम, लावारिस लाशों के वारिस हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम अपना थोड़ा सा समय अगर आप दे सकें या थोड़ी सी एक धनराशि अगर हो सके कि इकबाल की टीम को अगर आप दे सकें, आपका एक सहयोग दे सकें, तो ये बहुत बड़ी जंग जो है जो शुरू की है इन्होंने, उसमें एक बहुत बड़ा हथियार होगा और इकबाल की टीम के लिए बहुत एक तरह के सराहनीय होगा और इनको और मनोबल मिलेगा इस टाइप के और आगे काम करने के लिए, समाज को और अच्छा बेहतर देने के लिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इकबाल ममदानी उनकी टीम है, इनको आप थैंक यू तो बोलिए ही, इसके साथ में जो सहयोग आप दे सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। इकबाल का नंबर हम इसके स्टोरी के साथ में चलाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अकेले सहयोग के साथ साथ अगर आपको लगे कि कोई ऐसी लाश है जिसकी बेकदरी हो रही है या कोई उसको कबूल करने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी आप इकबाल को और उनकी टीम को बिंदास, बिना किसी खौफ के, बिना किसी भय के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो लावारिस लाशों के जो वारिस हैं उसे हमारा सलाम है और आज के इनकाउंटर में बस इतना ही। नए किसी शख्सियत के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन आपसे फिर गुजारिश है कि कृपया करके आप भी इतने बड़े मिशन में, इतने बड़ी समाज सेवा में एक छोटा सा योगदान अवश्य करें। धन्यवाद।